हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर 2 है भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कला। इसके विषय में हम पढ़ेंगे। हमने लाइव लेक्चर में हमारा ये फर्स्ट पेज हमने देख लिया है। अब हमारा आगे का जो चैप्टर का पेज है वो हम देखते हैं बुनाई कला। ठीक है, तो बुनाई कला क्या होती है? सबसे पहले बुनाई का मतलब हमें समझना चाहिए। बुनाई करना यानी हाथ से कुछ बुनाई करते हैं, बराबर। ये सारे हस्तकला में आते हैं, जैसा कि हमारा चैप्टर भी है। हाँ, ये हस्तकला। ठीक है, तो हस्तकला यानी हाथ से कुछ किया हुआ या फिर हाथ के द्वारा की हुई कला। ठीक है, तो हाथ की कला या हाथ से हम जो भी कार्य करते हैं उसके द्वारा जिस कलाकारी का हम प्रदर्शन करते हैं तो उसको हम हस्तकला में रखते हैं। यहाँ हम सब देख सकते हैं। सबसे पहला आ गया हमारा इस बुनाई कला में। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रुई की पुन्नी में से रेशों को खींचने के साथ ऐंठ कर लंबा धागा बनाने की कला को कताई कहते हैं। ठीक है, ये कताई, बुनाई, ये सारी जो है हस्तकला है और वस्त्र निर्माण से ही संबंधित रखती है। टेक्सटाइल का जो हमारा सूरत हब बना हुआ है, तो वो सारा जो है कताई, बुनाई, जड़ाई, ये सब इसमें इस वस्त्र से संबंधित है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं मौखिक के रूप में कि कताई और बुनाई और जड़ाई ये किससे संबंधित है? तो सीधा से संबंध है इसका टेक्सटाइल से, यानी कि वस्त्र निर्माण से। लेकिन जड़ाई का जो कार्य है वो आपका अब मेटल में भी होने लग गया है। अब क्या हो गया कि जड़ाई जो है पहले इस वस्त्र लाइन में आते थे, अब लेकिन जड़ाई जो है वो धातु या फिर धातु कार्य में आने लग गई थी। अब इसको जो जड़ाई हुआ करती थी तो वो धीरे धीरे इसको जरी काम हम बोलने शुरू हो गए। तो अब क्या हुआ, कटाई, बुनाई और जरी कार्य ये अब आ गया हमारे वस्त्र लाइन में, और जड़ाई जो कार्य है वो आ गया हमारे धातु कार्य में। जैसे कि कोई अंगूठी है, मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं अंगूठी का। तो अंगूठी में कुछ जड़ते हैं, हीरे मोती कुछ भी अगर उसमें डालते हैं, सोने चांदी की अंगूठी है तो उसमें अगर कुछ मान लीजिए आपने कोई नग का आपने जड़ दिया उसको। नग जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, हम आगे देखेंगे, पुखराज, नीलम वगैरह। तो ये हमारा देश जो है वो इसकी सांस्कृतिक जो धरोहर में ये चीजें हमें पाई जाती है, तो इसका सारा विस्तार से वर्णन हम आगे देखेंगे। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। तो अब यहाँ हमने देखा कि रुई की जो पुन्नी है उसमें से रेशों को खींचने के साथ ऐंठ कर धागा जो बनाने की जो कला है उसको कताई कताई कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि एक बहुत बड़ा राउंड गांव में लोग लेके बैठते हैं रस्से का, तो वो फिर हाथ से ऐसा उनको घुमाते रहते हैं, बराबर। घुमाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी उसमें से जो बहुत सारी रुई होती है उनके पास में, उन रुई को घुमा घुमा के एक पतला धागे की तरह उनको बनाया जाता है और फिर उन धागों को पिरो दिया जाता है, बार बार लपेट दिया जाता है। तो वो जो क्रिया है वो कताई क्रिया कहलाती है, कताई उसको कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कताई और बुनाई गृह उद्योग को विशेष महत्व भी दिया है और आजादी आंदोलन में उसे स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़कर एक ऐसा ऐतिहासिक पल बना दिया, बराबर। एक इतिहास उनको बना दिया महात्मा गांधी जी ने। जब चरखे का उन्होंने जब बहुत ज्यादा गांधी जी जब आए थे हमारा 1915 में, तो उसके बाद में जब स्वदेशी, उसके बाद एक्चुअल में हम देखते हैं कि 1905 के बाद में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन इसका अंश जो है, इसका जो प्रभाव है वो दीर्घकाली था, बराबर। दीर्घकाली परिणाम की वजह से हमने देखा स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो महात्मा गांधी जी ने उसी सिलसिले में एक चरखे का इस्तेमाल का बहुत ज्यादा बल दिया था, और इसी को हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में उसे उन्होंने एक इतिहास के रूप में जोड़ के आगे बढ़ाया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय जो तिरंगा है उसमें सबसे पहले जो आज हम जो देखते हैं एक चक्कर बना हुआ है जिसमें 26 तिल्लियां होती है, तो पहले ये चरखा हुआ करता था। ठीक है, हाथ बुनाई। प्राचीन समय ही भारत जो है वस्त्र विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि ढाका के मलमल का थान जो है वो अंगूठी में से निकल जाता था और दिया सले के डिब्बे में भी आ जाता था। अब ये यहाँ पे एक कहावत प्रचलित है कि मलमल जो है, मलमल का कपड़ा जो जिन्हें हम सॉफ्ट एक कपड़ा बोलते हैं ना, मलमल, तो वो उसका जो छोटा सा टुकड़ा है ना, वो मतलब निकल के अंगूठी से निकल के दिया सले में आ जाता है। इसकी कहावत तो ऐसा है, एक जो माचिस की तिल्ली होती है, माचिस की जो डब्बी होती है, माचिस की जो डब्बी होती है उसमें इसकी जो मलमल का एक टुकड़ा जो है पूरा इसमें समा जाता था, बराबर। यानी कि इतना इसकी सॉफ्टनेस थी, इसकी मुलायम जो थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। और इसकी जो रंगत है, इसकी जो खूबसूरती है, आकृति है, वो सबको मन मोहक हुआ करती थी। कश्मीर सहित भारत में बनने वाला गलीचा, यहाँ हम कुछ गलीचे देख सकते हैं। ये
इसके ऊपर जरी के काम किए हुए, हाथ बुने के कार्य किए हुए। तो ये जो गलीचे है और पाटन का पटोला, कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ, राजस्थानी बांधनी जैसे हाथ बुने के विशिष्ट कारीगरी के नमूने भारत की एक बहुत खास पहचान रही है। ठीक है, यहाँ के जो हम यहाँ पे गलीचे देख रहे हैं और पाटन का पटोला के बारे में हम आगे देखेंगे। और कांजीवरम और बनारस की जो साड़ियाँ है वो एक भारत की एक पहचान है। मतलब कि बनारस की जो साड़ी है, कांजीवरम की जो साड़ी है वो इतनी प्रसिद्ध है कि मतलब उनके एक लोकेशन के नाम से हम जानते हैं, बराबर। और राजधानी जो बांधनी है, राजस्थान में जो बांधनी होती है, साफा वगैरह और बांधनी वगैरह, तो वो भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। इसकी वजह से भारत की एक पहचान से बनी हुई है। गुजरात के सोलंकी युग के स्वर्ण काल दौरान उस समय की राजधानी पाटन, अब जब गुजरात में जब सोलंकी राजवंश यहाँ पे शासन करा था तो उसको गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं हम। तो उसकी उनकी जो है ना एक राजधानी हुआ करती थी पाटन में। तो उस समय बहुत सारे हाथ बुनने वाले कारीगर जो है वो वहां पे आए थे और वहां पे बस गए थे। ठीक है, उनकी कारीगरी और कौशल के कारण विशेष करके पाटन का पटोला जग विख्यात है, बराबर। हाथ बुने के जो हस्तशिल्प के जो कार्य थे उसमें पाटन के जो लोग थे, जो वो यहाँ पे बसने आए थे और रहने के लिए आए थे, वो वहां पे बस गए। और फिर उन्होंने जो कामगिरी की थी, अपने हस्तशिल्प का उदाहरण दिया था, तो उनको एक पाटन का पटोला हम बोलते हैं। तो वो एक प्रसिद्ध हो गया था। पाटन की ये कारीगरी लगभग 800 वर्षों से भी अधिक पुरानी और प्राचीन मानी जाती है, बहुत प्राचीन है, अत्यंत अटपटी। अब ये पाटन का जो पटोला है उसकी क्या विशेषता है हम देखते हैं। अत्यंत अटपटी, जटिल और समय लेने वाली ये कला है, बराबर। ये एक थोड़ी जटिल है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसकी कारीगरी होती है। और इसको इसमें जो बनाने में जो समय लगता है ना वो बहुत ज्यादा समय लगता है। ये इसकी कुछ विशेषता है इस पाटन की पटोला की। तो इसमें कुछ मर्यादित कारीगरों तक ही ये लिमिटेड थी, ऐसा नहीं कि सब जानते थे, कुछ गिने चुने लोग ही इसके बारे में जानकारी रखते थे। पाटन में बनने वाले इस रेशमी वस्त्र को पटोला के नाम से जानते हैं, रेशमी वस्त्र था ये, इस वजह से इसको एक पटोला कहते थे, बराबर। जिसमें दोनों दोनों तरफ की एक प्रकार की छाप दिखाई देती थी, बराबर, दोनों तरफ एक छाप दिखाई देती थी। इसके लिए क्या होता था कि दोनों तरफ भी इसको पहना जा सकता था। एक साड़ी थी, एक वस्त्र था, एक ऐसा वस्त्र था रेशमी वस्त्र जिसको दोनों तरफ से पहना जाता था। दोनों तरफ सेम जो आकृति या फिर सेम चीजें बुनाई का काम किया जाता था। इधर से पहनो या उधर से पहनो, उल्टा उल्टा या सीधा, किसी भी रूप से आप पहन सकते हो। इस तरह का ये रेशमी वस्त्र हुआ करता था। इस वजह से इसे पाटन का पटोला हम कहते हैं। ऐसा पटोला कई वर्षों तक फटता नहीं था। अब इसकी और विशेषता क्या है कि कभी फटता नहीं था, ये कई वर्षों तक जो है वो टिकाऊ रहता था और रंग भी नहीं जाता था। इसका जो रंग एक बार चढ़ा दिया जाता था तो रंग भी उतरता नहीं था। इसलिए गुजराती में एक कहावत इसके लिए ही प्रसिद्ध हो गई है, पड़ी पटोले भात फाटे पर फिटे नहीं। मतलब कि पटोले पर जो भात अगर गिर जाए, बराबर, तो भी उसका जो रंग है वो हटेगा नहीं धोने के बाद में। और फाटे पर फिटे नहीं, फट जाएगा लेकिन ये जो है ना इसका रंग जो है वो कभी भी कमजोर नहीं होगा, बराबर। सालों साल तक लॉन्ग लास्टिंग चीज थी ये। अब हम देखते हैं कढ़ाई बुनाई की कला। ठीक है, कढ़ाई बुनाई की कला हम देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के दौरान कुछ हमें मूर्तियां मिली थी और पुतलों के वस्त्रों पर भी कढ़ाई बुनाई का कार्य को देखने को हमें मिला था। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी, पुरातत्वविदों ने जब इनकी खुदाई की थी तब वहां पे हमें कई सारी मूर्तियां मिली है। तो उनकी मूर्तियों पे कुछ वस्त्र पहने हुए थे, वो जो मूर्तियों के जो पुतले थे उनके ऊपर कई वस्त्र उनके ऊपर पहने हुए थे। उनकी कलाओं के हिसाब से हमें उसका अनुमान हम करते हैं। भारत में पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनी करने की कारीगरी भी बहुत प्राचीन है। ये इनको देखने से हमें पता चलता है कि बहुत टाइम से ये है कला। सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ के स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कसीदाकारी देखने को मिली है, बराबर। इनकी खुदाई जब हुई थी इन जगहों पर, सिंध में, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ भागों में, तो वहां पे कुछ पुतले और कुछ मूर्तियां हमें प्राप्त हुई थी। उनके ऊपर जो स्त्रियों के पुतले थे, पुरुषों के पुतले थे, जो मूर्तियां थी, उनके ऊपर कसीदाकारी की हुई थी। जो वहां पे हमने मूर्तियां जब हाथ में लेके देखा तो वहां पे उनके वस्त्र जो पहने हुए थे, तो उन वस्त्रों के हिसाब से, क्योंकि पेंटिंग जब होती थी, इनकी चित्रकारी जो होती थी कुछ मूर्तियों की, तो उसके ऊपर भी ये सब हमने देखा। तो यहाँ पे कसीदाकारी बहुत अच्छी खासी उसमें की हुई थी। उसके हिसाब से हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये संस्कृति जो है, सिंधु संस्कृति, बहुत प्राचीन है। ठीक है, और कसीदाकारी जो है वो भी कला बहुत प्राचीन है, हस्तकला के नाम से विख्यात है ये। इसी तरह कश्मीर का कश्मीरी कशीदा भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कश्मीर का कशीदा जो है वो बहुत ही जग प्रसिद्ध है।
इसके उपरांत गुजरात के जामनगर में, जैतपुर में, भुज और मांडवी क्षेत्र में बांधनी, ये गुजरात के कुछ इलाकों में हम बांधनी का, और उसके ऊपर की गई परंपरागत शैली वाली हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश आदि कुछ सुंदर डिजाइन की हुई थी, वो बहुत प्रसिद्ध है। बराबर, बांधनी के ऊपर कुछ प्रसिद्ध ये आकृतियां बनाई जाती थी, तो इससे क्या होता है, मनमोहक ये आकृतियां की वजह से ये बहुत लोगों को लुभाते थे। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह प्रदेशों की स्त्रियों का गृह व्यवसाय रहा है। ठीक है, कपड़े के ऊपर जो छपाई करते थे, कढ़ाई बुनाई का जो कार्य है, वो यहाँ पे हम देखते हैं कि कच्छ, सौराष्ट्र में और कुछ और बहुत सारे कुछ प्रदेश है यहाँ पे, तो वो लेडीज का जो है वो हम ऑक्यूपेशन रहा है। बराबर, घर में ये खुद ही काम करने लग जाते थे, और अभी भी जैसे हम देखते हैं गृह व्यवसाय उनका बन चुका है। चंदोवा, लता, तोरण, चौका, तकिया, मनसद और झूले के उपरांत कई जातियों में पहनी जाने वाली मिर्जे नामक वस्त्र के ऊपर की गई कढ़ाई बुनाई कला की परंपरा आज भी प्रखर है, बहुत ही ज्यादा प्रख्यात है। अब यहाँ पे हम जब ये देख सकते हैं कि चंदोवा, लता, तोरण, ये सब क्या है, ये वस्त्र है, ये मिर्जे नामक वस्त्र है। ठीक है, ये बहुत सारी आकृतियों के यहाँ पे हम डिजाइन देख सकते हैं, ये कुछ आकृतियों के डिजाइन है, तो ये कला का रूप है, इस वजह से आज भी ये प्रसिद्ध है। कढ़ाई बुनी से सजा कढ़ाई बुनी से सजा दुस्साहस रजाई के ऊपर भौमितिक और विविध आकृति प्रधान आकृतियों से और कृतियों से युक्त कसीदाकारी भी देखने को मिलती है। ठीक है, कढ़ाई बुनी के अलावा भी कई सारी ऐसी भौमितिक और विविध आकृतियां उन कपड़ों पर, उन वस्त्रों पर लगा दी जाती थी। कसीदाकारी के साथ में कसीदा किया जाता था। कसीदा का अर्थ आपको समझ लेना चाहिए कि कसीदा जो है ना, एक मशीन के जरिए पहले, अब हम जो है मशीन के जरिए करते हैं, पहले इंसान अपने हाथ से करता था, और ये परंपरा विकसित होती गई। आज आधुनिक रूप से इनके लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, लेकिन ये कला जो है वो अभी भी जीवित है। कच्छ के बनी क्षेत्र में जत जैसी कौम की कशीदाकारी भी एक अलग पहचान अस्तित्व रखती है। कच्छ का एक क्षेत्र है, उसमें जत एक जो है कम्युनिटी है, वहाँ की जनजाति है, तो उनकी जो कशीदाकारी है वो कच्छ में पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चरम उद्योग। अब हम चरम उद्योग के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में मृत प्राणियों के चमड़े का विविध उपयोग होता था। ठीक है, जो जानवर हुए थे, प्राणी हुए थे, वो मर जाते थे, तो उनके जो चमड़े थे उनका अलग अलग उपयोग होता था। प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था, उनका प्रोसेस होता था। मरने के बाद में खाल जो निकलती थी, उनका अलग अलग प्रोसेस के जरिए इनके इस्तेमाल किया जाता था। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है हम यहाँ आगे देखेंगे। कृषि के लिए कुओं से पानी निकालने के लिए पुर, जिसे चरसा कहते हैं, और पानी की मशक और पखालों में चमड़े का उपयोग होता था। ठीक है, प्राचीन काल से ही होता था। जो कुएं से पानी निकालते, जो उसका जो चरसा होता था, खींचने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था पानी को, तो मशक भी कहते थे और चरसा भी कहते थे, और पखालों में चमड़े का उपयोग यहाँ पे हम देखते हैं। ढोल है, नगारा, तबला जैसे संगीत के कुछ वाद्य यंत्र हैं, इनके साधनों में, और लोहार की धोकनी, विविध प्रकार के जूते, प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का उपयोग आज भी हम देखते हैं और होता था। युद्ध में उपयोग की जाने वाली ढाल, जो सल्ड हुआ करते थे, वॉर सल्ड, उसमें भी चमड़े का उपयोग होता है। भारत में चर्म उद्योग का विशेष स्थान रहा है, जिसमें जूते, चमड़े की विविध चीजें वस्तुएं, जैसे कि चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियां हैं, चंपलें हैं, पर्स, पट्टा जिसे बेल्ट कहते हैं, घोड़े और ऊंट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज सामान के लिए जो आसन होता था, वो भी चमड़े का। पलान, लगाम और चाबुक। चाबुक जो है घोड़ों के ऊपर और ऊंटों के ऊपर जो चाबुक होते थे, वो भी, उनकी जो चाबुक वाली जो डोरी थी वो भी चमड़े की होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चर्म उद्योग जो है वो हमारा प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा रहा है, हमारी हस्तकला का एक इशारा है, जो अभी भी हमारे आगे बढ़ रहा है, और इससे हमारा जो पहचान है हमारे देश की, हमारी संस्कृति जो है वो अभी भी जीवित है और अभी भी शाश्वत है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम हीरा मोती काम और मीना कारीगरी के विषय में अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ दिवस।